आज मैं आपको पैन कार्ड के बारे में ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो आपको यूट्यूब में तो कहीं नहीं मिलेंगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपसे कभी कोई सवाल नहीं पूछ पाएगा। मैं हूँ सीए मेघा ओबरॉय। क्या आप लोगों को पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी पूरी फाइनेंशियल कुंडली होती है? और वो कैसे होती है, किस रूप में होती है? वो आपके पैन कार्ड के थ्रू होती है। जिसके पास पैन कार्ड है उसकी कुंडली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। चाहे आपको पता है नहीं पता कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आपको आपने कितने पैसे जमा करवाए हैं, कितने कैश विड्रॉ किया है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका सब कुछ है, शुरू से लेके अंत तक। तो अगर आप ये सब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पैन के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको जैसे कि पता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है 1/4/2026 से। तो अब आप सोच रहे होंगे, कईयों के मेरे को क्वेश्चंस भी आए हैं कि क्या जो हमारे पुराने पैन कार्ड जो हमने 1961 एक्ट में बनाए थे, क्या वो अभी भी वैलिड रहेंगे? यस, वो वैसे ही वैलिड रहेंगे। क्या जो 31 मार्च पहले 26 से पहले एप्लीकेशन फॉर्म्स पैन की अप्लाई की गई हैं, क्या वो अभी भी वैलिड रहेंगी? क्या वो 1 अप्रैल 26 के बाद हमें पैन कार्ड अलॉट हो जाएँगे? यस, अलॉट हो जाएँगे और प्रैक्टिकली अलॉट हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको, सबके मन में क्वेश्चन है, शायद किसी के पास इसका आंसर नहीं होता, प्रॉपर आंसर नहीं होता। हम लोग ऐसे ही लगा के चलते हैं कि इसको पैन कार्ड लेना चाहिए, इसको जो कह देता है कि पैन कार्ड ले लो, हम मान जाते हैं उसकी बात। बट इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है? किसको पैन कार्ड की ज़रूरत है? किसको लेना चाहिए लीगली? किसको लेने की ज़रूरत नहीं है? तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास आता है सेक्शन 262, जिसकी हेडिंग ही है परमानेंट अकाउंट नंबर। सेक्शन 262 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। और जो हमारा रिपील्ड एक्ट है उसका सेक्शन था 139A। इसमें वो कहते हैं कि हर पर्सन, एवरी पर्सन जिसके पास पैन कार्ड नहीं है उसको पैन कार्ड लेना चाहिए। अगर पहला पहला पॉइंट ये तो लीगली है। अब ये लीगली पॉइंट्स है जिसको पैन कार्ड लेने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं किसको पैन कार्ड लेना चाहिए? जिसकी टोटल इनकम एक्सीड कर गई है ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अमाउंट नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। मीन्स जिसकी इनकम टैक्स ईयर 26-27 में 4 लाख से ऊपर है, कोई भी पैसे आप कमा रहे हो और आपकी सालाना इनकम 4 लाख से ऊपर चली गई है, तो आपको पैन कार्ड लेना चाहिए। हाँ, अगर 4 लाख से कम है तो ना तो आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत है, ना आपको पैन कार्ड लेने की ज़रूरत है। तो जो लोग आपको कहते हैं कि आप ऐसे नील की रिटर्न भर दो क्योंकि आपको डिपार्टमेंट कहता है भरने के लिए, आप 1 लाख कमा रहे हो, आप कहते हो मेरे को पैन कार्ड लेना पड़ेगा, तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इस साल इनकम 4 लाख से ऊपर है तो आपको पैन कार्ड लेना पड़ेगा। अब स्लैब लिमिट उन्होंने 4 लाख कर दी है। पहले डिफरेंट होती थी, सीनियर सिटीजन को के लिए 6 लैक्स होती थी और सीनियर सिटीजन के लिए 3 लैक्स होती थी, नॉट 6 लैख, 3 लैक्स। और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लैक्स होती थी। अब उन्होंने सबके लिए सेम कर दी 4 लाख, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे उसकी एज 60 ईयर से कम है, चाहे 60 ईयर से ज़्यादा है, चाहे वो सुपर सीनियर सिटीजन है, चाहे उसकी 80 ईयर से ज़्यादा है, सबके लिए 4 लाख है। तो अगर आप पैसे कमा रहे हो, चाहे कैश में कमा रहे हो, आपकी इनकम 4 लाख से ऊपर है तो आपको पैन कार्ड लेना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई प्रोफेशन है, उसकी टर्नओवर पूरे साल में 5 लाख से ऊपर है, तो आपको पैन कार्ड लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि अगर आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत है, सेक्शन 263 में सरकार ने कई ऐसी चीज़ें मैंडेटरी कर दी हैं जिसमें चाहे वो कहते हैं आपकी इनकम चाहे है चाहे नहीं है, पर आपको रिटर्न भरना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप फॉरेन ट्रैवल पे एक्सपेंडिचर करते हो 2 लाख से ज़्यादा 1 साल में, तो आपको रिटर्न भरनी ज़रूरी है। अगर रिटर्न भरनी ज़रूरी है, रिटर्न पैन के बिना तो जाएगी नहीं, तो रिटर्न के लिए आपको पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप फॉरेन एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ये नहीं है कि फॉरेन मैं जा रही हूँ अपने ऊपर मैंने 2 लाख से ज़्यादा किया, नो। अगर मैं अपने फैमिली के ऊपर कर रही हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर दिया 2.5 लाख का ट्रिप टू इंग्लैंड, टू अमेरिका, तो एक्सपेंडिचर मेरा है, मेरे को रिटर्न भरनी पड़ेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आई एम अर्निंग और नॉट। चाहे मैंने अपने गिफ्ट के पैसे से, चाहे मैंने अपनी सेविंग्स से वो खर्चा किया है। फिर सरकार कहती है कि अगर आपने
पूरे साल में बिजली का बिल 1 लाख से ज़्यादा दिया है, तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। तो ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अगर आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है, तो आपको पैन कार्ड लेना भी मैंडेटरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर कोई कंपनी है, फर्म है, ट्रस्ट है, इन लोगों के लिए पैन कार्ड लेना मैंडेटरी है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। इनके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। कंपनी की निल की रिटर्न भी जाती है, फर्म की निल की रिटर्न भी जाती है। अगर कंपनी ड्यूरिंग द ईयर कोई काम नहीं कर रही, फर्म ड्यूरिंग द ईयर कोई काम नहीं कर रही, तो भी उसे रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। ट्रस्ट को रिटर्न फाइल करनी निल की मैंडेटरी है। इट मीन्स पैन कार्ड मस्ट है, लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कोई भी पर्सन एक से ज़्यादा पैन कार्ड नहीं रख सकता। अगर उसके पास ड्यूरिंग द ईयर एक से ज़्यादा पैन कार्ड आ गए हैं, गलती से अलॉट हो गए हैं, जैसे कोई पहले पुराने टाइम में ऐसे होता था, पहले एक पैन कार्ड चल रहा है, गुम गया, तो उस बंदे ने दोबारा अप्लाई करा लिया। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड हैं, तो आपको एक पैन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए प्रैक्टिकली, अदरवाइज आपको पेनल्टी लगेगी अप टू ₹10,000। वो भी मैं आपको बताऊंगी आप उससे बच कैसे सकते हो पेनल्टी से। मतलब ये नहीं है कि आपको पेनल्टी लगेगी, आपने उससे बचना कैसे है ये आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि पैन कार्ड के कारण अगर किसी भी तरीके की पेनल्टी लगती है, पैन कार्ड एक से ज़्यादा है आपके पास, आपने सरकार को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो भी सरकार पेनल्टी लगा देती है। तो आपको पेनल्टी लगने से बचना कैसे है, उसका भी तरीका है। उसके बाद अब सरकार ने पीछे किया था, पिछले 2-3 सालों से ये चीज़ चल रही है कि आपको आधार और पैन कार्ड को लिंक करना है, मैंडेटरी है। वैसे तो हम 95% पैन आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं। लिंक कैसे होते हैं, इनकम टैक्स की साइट पे जाके बाहर ही कॉलम है, विदाउट लॉगिन किए लिंक योर आधार, तो आप वहाँ पे अपना आधार नंबर भरते हैं, आपकी वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूरी होनी चाहिए, तो आपका आधार मोबाइल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP आता है, एंड OTP भरते ही यू सबमिट एंड वो लिंक हो जाता है, बिकॉज वो सारी आधार और पैन कार्ड की। अब आप क्योंकि वो लिंक क्यों कर रहे हैं उसका भी रीज़न है, क्योंकि अब इनकम टैक्स की साइट के थ्रू कोई भी फॉर्म, कोई भी रिटर्न, किसी भी प्रकार का कुछ भी चीज़ सबमिट करते हैं, तो अब आपको उसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए दे वांट आधार OTP। तो अगर वो लिंक होता है, आप उसको, उस पर आपका आधार पैन कार्ड लिंक है, आप कोई भी फॉर्म आप रिटर्न भी सबमिट कर रहे हैं, तो आपको साइन करा के उसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप वहीं पे ही उसको आधार OTP वेरिफिकेशन करा के सबमिट कर देते हैं। इंस्टेंट 1 मिनट में उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है, और आपका इवन अगर कोई रिफंड केसेस हैं, वो भी मैंने देखे हैं, विदिन 5 मिनट्स रिफंड भी अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि मोर देन अगर 1 पैन कार्ड है तो आपको लिंक करने हैं और आपको आधार ऑथेंटिकेशन करानी है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि पैन कार्ड अप्लाई कैसे करना है। क्या हमें पैन कार्ड किसी प्रोफेशनल से अप्लाई करवाना पड़ेगा, या हम खुद भी अप्लाई कर सकते हैं? पैन कार्ड अप्लाई करना बहुत ईजी है, खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल से अप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। 1/4/26 से पहले, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए 2 फॉर्म्स होते थे, 49A एंड 49AA। 49A फॉर्म होता था जो कोई भी इंडिविजुअल्स है जो इंडिया में रहता है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, या कोई कंपनी है, एंटिटी है जो इंडिया में फॉर्म हुई है, उसके लिए 49A होता था। और 49AA फॉर्म होता था कोई फॉरेन सिटीजन्स है या कोई कंपनी है, एंटिटी है, आउटसाइड फॉर्म हुई है। सिर्फ 2 फॉर्म्स होते थे, हम सारे ऑनलाइन भरते थे, और आपको पैन अलॉट हो जाता है विदिन मैक्सिमम विदिन 10 डेज, और विदिन अ वीक ई पैन कार्ड अकाउंट में आ जाता है। उसकी फ़ीस होती है, आई विल टेल यू क्या फ़ीस होती है। बट अब उन्होंने वो 2 पैन कार्ड को स्प्लिट करके 2 फॉर्म्स को, 49A एंड 49AA को स्प्लिट करके 4 फॉर्म्स बना दिए हैं। फॉर्म 93, 94, 95, 96 सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। 93 कहता है कि सिर्फ आप इंडियन इंडिविजुअल्स के लिए जो कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। 94 कहता है जो कंपनीज है जो इंडिया में फॉर्म हुई हैं उनके लिए। 95 कहता है जो फॉरेन सिटीजन्स है, जो इंडिविजुअल्स है उनके लिए। 96 कहता है जो एंटिटीज़ और कंपनीज बाहर फॉर्म हुई हैं उनके लिए है। तो आप ये सिंपल फॉर्म भरोगे,
दे आस्क्ड यू फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन। और अब तो और भी इजी कर दिया है कि जो इंडियन सिटीजन्स है वो जस्ट अपना आप आधार भरते हैं, आपको प्रोटीन, जो गवर्नमेंट ने साइट अलॉट की है पैन अप्लाई करने के लिए वो है प्रोटीन साइट। दैट इज वो दे सेड कि आप अप्लाई कर सकते हो। पहले इसको NSDL साइट बोलते थे, अब इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया प्रोटीन। एंड यहाँ पे आप जाके अप्लाई करो, अप्लाई पैन ऑनलाइन गूगल पे लिखोगे प्रोटीन की साइट शो हो जाती है। वहाँ पे जाके आपने जस्ट फॉर्म भरना है और इतना सिंपल है कि आपने आधार नंबर आप सिर्फ अपना भरते हो, सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल हो जाती है। तो आपको अपना एड्रेस सब कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। इवन वो सेड कि आप या तो आपके पास ऑप्शन है, यू वांट टू सेंड फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, यू वांट कि आपको कुछ नहीं करना, यू वांट आपकी KYC आप करा देते हो ऑनलाइन। तो सब कुछ ऑनलाइन, फ़ोटो तक वो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है पैन कार्ड के लिए, वो आधार कार्ड की फ़ोटो ही पिक कर लेता है। तो फीस है इसकी आधार ऑथेंटिकेशन करवा के देन आपका पैन कार्ड एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। तो इसकी फ़ीस भी बड़ी नॉमिनल सी है। अगर आपको इंडियन कम्युनिकेशन एड्रेस पे पैन कार्ड मंगाना है दैट इज़ ₹91 एक्सक्लूडिंग GST, और GST 18% लगता है जो कि वो 107.38 रुपीज़ बनती है। और अगर आपको फॉरेन कम्युनिकेशन एड्रेस पे पैन कार्ड मंगवाना है तो वो 862 रुपीज़ है एक्सक्लूडिंग GST, और अराउंड ₹1017 रुपीज़ बन जाता है इन GST इंक्लूड करके। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो मेरे हिसाब से सबको अब KYC करानी चाहिए, आधार कार्ड भरो, उससे आप ऑथेंटिकेशन कराओ। आपको फ़ोटो लगाने की, साइन कराने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इमीडिएट विद 1 क्लिक विद 1 OTP वेरिफिकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यू विल गेट मेल इंस्टेंटली, मैक्सिमम विद इन अ वीक पैन अलॉट हो जाएगा। अब इससे भी आगे है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक और चीज़ आसान कर दी है जिसमें हमारे पास एक ऑप्शन आया इंस्टेंट पैन कार्ड। इंस्टेंट पैन कार्ड मीन्स पैन कार्ड विल बी अलॉटेड विद इन 2 आवर्स इंस्टेंट, और इट इज़ जस्ट पैन कार्ड, फिजिकल कार्ड नहीं आएगा, और एंड इट होल्ड सेम वैल्यू एज फिजिकल पैन कार्ड। तो पैन कार्ड भी अगर आ जाता तो आप उसको किसी भी शॉप से उसका कार्ड बनवा सकते हो। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए भी कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इनकम टैक्स की साइट पे जाना है, वहाँ पे आपको आता है कि गेट योर पैन कार्ड, इंस्टेंट पैन कार्ड, यू गो टू दैट पोर्टल, you go to that dialog box, click on that, just enter your आधार नंबर, प्रोवाइडेड आपके आधार नंबर पे आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपके आधार नंबर पे जो मोबाइल है वो लिंक होना चाहिए, उस पर OTP वेरीफाई हो सके, आप बस उसको सबमिट कर दोगे, दैट इज़ इट विद इन 2 आवर्स। 2 आवर्स भी मैं आपको मैक्सिमम टाइम बोल रही हूँ, कई बार तो आधे घंटे में पैन कार्ड ईमेल पे आ जाता है। बट इसकी एक एक्सेप्शन है, ये सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए ही है, नॉन रेजिडेंट इंस्टेंट पैन कार्ड नहीं ले सकते, उन्हें प्रॉपर पैन कार्ड का प्रोसीजर फॉलो करने का पड़ेगा जो कि 10 to 15 डेज़ का है। और इसमें एक और एक्सेप्शन है, माइनर का नहीं इंस्टेंट पैन कार्ड आ सकता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या माइनर का भी पैन कार्ड आ सकता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता, माइनर का भी पैन कार्ड आ सकता है, जो 1 साल का बच्चा है उसका भी पैन कार्ड मिल सकता है उसको, प्रोवाइडेड उसका जो गार्जियन है वो उसके पेरेंट्स रहेंगे, चाहे वो फादर रहे चाहे मदर रहे, उसके अकाउंट की जो इनकम होएगी कुछ भी होगा वो उनके फादर और मदर की रिटर्न में क्लब हो जाएगी। तो माइनर को भी पैन कार्ड मिल सकता है, प्रोवाइडेड माइनर के पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के बेसिस पे माइनर का भी पैन कार्ड आ जाएगा। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी कि पैन कार्ड आपको पता होगा, पैन कार्ड कंप्राइजेज ऑफ फर्स्ट 5 अल्फा डिजिट्स, नेक्स्ट 4 न्यूमेरिक डिजिट्स, लास्ट अल्फा डिजिट, तो इट इज़ अल्फा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके अंदर पैन कार्ड में। तो अगर किसी भी पैन कार्ड को वेरीफाई करना है कि वो किस एंटिटी का है, कंपनी का है, फर्म का है, इंडिविजुअल्स का है, ट्रस्ट का है, तो कैसे करेंगे, जो उसका 4th डिजिट होता है अगर उसमें F है तो इट मीन्स इट इज़ ऑफ फर्म, अगर P है तो मतलब वो इंडिविजुअल्स का है, अगर C है तो वो कंपनी का है, T है तो वो ट्रस्ट का है, A है तो वो AOP मीन्स सोसाइटी का है। तो आप सभी अपने अपने पैन कार्ड चेक कीजिए और उसमें देखो 4th डिजिट आपका कौन सा है,
अगर वो P है तो वो इंडिविजुअल का है, अगर आपकी कोई कंपनीज है तो उस पर C होगा, फर्म है तो उस पर F होगा। और जो 5th डिजिट होता है वो ऑलवेज सरनेम का फर्स्ट, इंडिविजुअल्स के केस में फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है। जैसे मेरा नाम है मेघा ओब्राय, मेरे लिए O आएगा। तो अगर कोई कंपनी है तो उसके कंपनी का फर्स्ट डिजिट होएगा पूरे नेम का, उसमें कोई सरनेम नहीं होता कंपनी में, उसमें पूरा नाम होता है। तो उसमें आपका फर्स्ट नाम आएगा, जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड तो A आएगा 5th डिजिट। फर्म है ABC इनकॉर्पोरेशन या ABC वॉट तो A आएगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये शायद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी। नेक्स्ट है कि अगर अब आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने लगी हूँ। एक इनकम टैक्स में रूल नोटिफाइड है, सेक्शन 150 रूल 159, जिसमें बताया गया है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जिसको हम डिफाइन करते हैं, जिसमें हमें मैंडेटरी कहते हैं कि अगर इस लिमिट से ऊपर आपकी ट्रांजैक्शन जाती है, चाहे आप कोई सीनियर सिटीजन हो, आपने आज, चाहे कोई हाउसवाइफ है, उसने आज तक कोई पैसा नहीं कमाया, बट अगर वो ट्रांजैक्शन में एंटर करती है उस लिमिट के पार, तो उसको पैन कार्ड देना मैंडेटरी है। अगर वो नहीं देगी तो क्या होगा, उससे बचने का क्या तरीका है। तो कई चीज़ें हैं। अब आजकल बैंक वाले मांगते हैं कि आप अगर बैंक के पास जाओ, तो अगर आपने बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो इंस्टेंट वो कहते हैं अपना पैन कार्ड दो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर वो एकदम से क्लाइंट हमारे पास आता है कि हमारा पैन कार्ड अप्लाई करके दो, क्योंकि बैंक वाले मांग रहे हैं, हमें पैन कार्ड देना है क्योंकि हमने अकाउंट खुलवाना है। तो बैंक वाले भी नहीं ये चीज़ समझते कि लॉ कहता है कि कुछ ऐसी लिमिट्स हैं, अगर उससे एक्सीड जाएगी ट्रांजैक्शन आपकी तो आपको पैन कार्ड चाहिए। तो कोई सीनियर सिटीजन है, उसने कोई एंटर करनी है ट्रांजैक्शन, सपोज उसके पास कोई उसके पुरानी सेविंग्स पड़ी हैं, उसने अकाउंट में कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो प्रॉपर्टी में सरकार कहती है कि आपको 20 लाख तक पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो 20 लाख से ऊपर आप जाते हो तो आपको पैन कार्ड लेना पड़ेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो 50,000 तक, म्यूचुअल फंड्स वाले आपसे पैन कार्ड नहीं मांग सकते अगर वो अमाउंट 50,000 तक है किसी एक पर्सन की। अगर वो 50,000 से एक्सीड करती है तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। उसके बाद वो कहते हैं कोई आपने कोई डीमैट अकाउंट खोलना है, डीमैट अकाउंट के लिए मैंडेटरी है पैन कार्ड। डीमैट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है, डीमैट अकाउंट में शुरू से ही आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ गवर्नड बाय सेबी, और वो सेबी ने मैंडेटरी किया हुआ है कि आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई आरबीआई के इशू बॉन्ड्स खरीदते हैं, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या कोई और बॉन्ड जो कि आरबीआई इशू कर रही है, 50,000 तक पैन सरकार नहीं मांग सकती, बैंक नहीं मांग सकता। 50,000 के बियॉन्ड आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर आप कोई भी सिक्योरिटीज परचेज करते हो, शेयर्स जो कि लिस्टेड है अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, तो 1 लाख तक आपको पैन कार्ड पर ट्रांजैक्शन, 1 लाख तक आपको पैन कार्ड लेने की जरूरत, मांग नहीं सकते हैं वो लीगली। आजकल वैसे मांगने लग गए हैं इनिशियल स्टेज पे कि हमें पैन कार्ड दी जाए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट लीगली। गवर्नमेंट हैज़ स्पेसिफिक गिवन थ्रेश होल्ड लिमिट्स। तो उसके बाद कहते हैं अगर आपके कोई कैश डिपॉजिट्स है किसी भी पर्सन के बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, तो अगर कैश डिपॉजिट्स आपके 10 लाख से ऊपर होते हैं एक साल में, एक से ज़्यादा अकाउंट में एक बंदे के, मतलब अगर एक पर्सन के 3-4 बैंक्स में अकाउंट्स है और हर एक में उसके 2-3 लाख कर करके 10 लाख से ऊपर हो जाता है कैश डिपॉजिट, तो उसके लिए पैन कार्ड लेना मैंडेटरी है। अदरवाइज ही कैन गिव डिक्लेरेशन और उसे पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। सिमिलर फॉर कैश विड्रॉल्स, अगर वो 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है एक साल से एक से ज़्यादा अकाउंट में। नेक्स्ट है, अगर कोई मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहा है या परचेज कर रहा है मोटर व्हीकल, तो अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, तो और अगर सेल भी कर रहे हैं तो 5 लाख तक जो एजेंसी है, 5 लाख तक का कोई व्हीकल है या गाड़ी है, तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है देने की। अगर वो मांग भी रहे हैं तो आप कह सकते हो कि हमें पैन कार्ड नहीं देना, बिकॉज ये गवर्नमेंट है स्पेसिफाइड, उन्होंने, ये सरकार ने हमें ये रिलीफ दिया है कि उन्होंने कहा है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में ही आप पैन कार्ड लो अगर आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर है कि अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स को सेल और परचेज करते हैं तो 1 लाख लिमिट है।
अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या गिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 20 लाख रुपीज़ की लिमिट है। उस 20 लैक्स में हमने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखनी है। मतलब 20 लैक्स की अगर उस एरिया की, उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 20 लैक्स या 20 लैक्स से ज़्यादा है तो पैन मैंडेटरी है। नेक्स्ट इज, अगर कोई एफडी कराते हैं, टाइम डिपॉजिट अगर हम करा रहे हैं, तो 50,000 से ज़्यादा है अगर, तो पैन मैंडेटरी है। और अगर पूरे साल में 5 लाख से ज़्यादा है तो पर ट्रांजैक्शन 50,000 है और पूरी लिमिट है 5 लाख। तो उसके बाद अगर कोई पेमेंट हम कर रहे हैं किसी होटल को, रेस्टोरेंट को, कन्वेंशन सेंटर, बैंकेट हॉल या किसी इवेंट के लिए, तो अगर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा तो पैन कार्ड मैंडेटरी है। अगर कोई आप छोटा फंक्शन कर रहे हैं हम और उसका खर्चा हमारा 1 लाख से कम है कैश में, तो हमें पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है देने की। और अगर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ऐड हुई थी कि अगर आप कोई भी सेल और परचेज कर रहे हो गुड्स ऑफ बाय एनी पर्सन, गुड्स खरीद रहे हो, सामान खरीद रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके लिए लिमिट है 2 लाख पर ट्रांजैक्शन। मतलब 2 लाख से ज़्यादा पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर कोई माइनर ये सब ट्रांजैक्शंस में एंटर करता है तो उसके केस में उसके गार्जियन को पैन कार्ड देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट दिस है कि और हाँ, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ कंपनी और अ फर्म। कंपनी, फर्म, ट्रस्ट के लिए मैंडेटरी है पैन, उसके लिए कोई नहीं है वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, नहीं है, उनको पैन कार्ड लेना ही लेना है। और अगर आप, उन्होंने कहा है कि अगर आपकी जो ट्रांजैक्शंस है, अगर हम फर्स्ट 10 ट्रांजैक्शन, अगर 11 to 16 जो मैंने कॉलम में दी हुई है रूल 159 में, उसमें आप एंटर करते हो, जैसे कि प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या कोई एफडी करवा रहा है 50 लाख से ऊपर, या उसकी ड्यूरिंग द ईयर एफडी 5 लाख से कम है, तो वो एक डेक्लरेशन लेगा कंसर्न्ड पर्सन जिसने पैन लेना है। उस पहले होता था फॉर्म 60, अब है फॉर्म नंबर 97, जिसमें वो डेक्लरेशन लेते हैं कि मेरा, इट इज़ नॉट, आई एम अगेन रिपीटिंग, इट इज़ नॉट फॉर अ कंपनी और अ फर्म। तो वो कहते हैं कि मेरा उसमें हम डेक्लरेशन देते हैं कि आई डिक्लेयर दैट आई डू नॉट हैव अ पैन, फर्दर आई ऑल्सो डिक्लेयर दैट माई स्टेटस इज इंडिविजुअल और HUF और AOP और BOI, ठीक है, एंड माई इनकम डज नॉट एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मेरी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से नहीं है ज़्यादा, मतलब मेरी इनकम साल में 4 लाख से कम है और मैं ये ट्रांजैक्शंस फिर भी कर रहा हूँ क्योंकि रीज़न होता है कोई पुराना पैसा पड़ा है, किसी ने गिफ्ट कर दिया, उसमें से कर रहा हूँ और मेरी वो लिमिट से कम है, थ्रेशोल्ड लिमिट से जो रूल 159 में दी हुई है, तो आपको स्टिल फिर पैन कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि अब आप, मेन क्वेश्चन आता है अब हमारा जो सेक्शन 467 है। पहले पुराने एक्ट में ये सेक्शन 272B होता था, इसमें वो कहते हैं कि अगर आप, जो मैंने अभी आपको एक सेक्शन पढ़ाया 262, जिसमें वो बताते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर के बारे में, किस किस को पैन कार्ड लेना चाहिए, और एक मैंने आपको बताया रूल 159 जिसमें हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में गवर्नमेंट ने लिमिट्स प्रिस्क्राइब की हुई हैं कि अगर आपको पैन कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है फिर भी आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में एंटर करते हो तो आपको पैन कार्ड इस लिमिट तक देने की, दैट पर्टिकुलर लिमिट तक देने की ज़रूरत नहीं है, बियॉन्ड दैट आपको देना पड़ेगा। स्टिल गवर्नमेंट ने एक एक्सक्लूजन दी है दैट आप रूल 159 के 11 to 16 कॉलम के बीच में एंटर करते हो तो आपको, आप डेक्लरेशन दे सकते हो फॉर्म 97 में, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू अ कंपनी और फॉर्म। देन वो अब रूल 467 है पेनल्टी का, दैट दे सेड कि अगर आप 262 सेक्शन की, अगर आपको मैंडेटरी है पैन लेना या आपने पैन नहीं लिया या आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर ली, पैन नहीं दिया, तो असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है 10 लाख तक की, 10,000 तक की, सॉरी नॉट 10 लाख, 10,000 तक की। अगर आपको कहीं पे पैन नंबर कोट करना था, आपने नहीं किया और आपने गलत कर दिया, आपने इंफॉर्मेशन फॉल्स दे दी, तो भी आपको AO में इम्पोज पेनल्टी फॉर ₹10,000 फॉर ईच डिफ़ॉल्ट। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड हैं, आप चाहे बोनाफाइड बिलीफ है बट आपके पास है, तो आप सरेंडर कर दो। सरेंडर कैसे करते हैं, जो आपका जुरिस्डिक्शनल AO है उसको एप्लीकेशन लिखो, जो पुराना पैन कार्ड की अगर ओरिजिनल कॉपी पड़ी है तो वो दे दो, और अगर नहीं पड़ी है तो उसकी कॉपी
डुप्लीकेट कॉपी दे के एओ को इन्फॉर्म कर दो कि मेरे पास गलती से 2 पैन कार्ड आ गए और मैं 1 सरेंडर करना चाहता हूँ और मेरा 1 अभी इस टाइम पे वैलिड है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई। अब जैसे आधार पैन कार्ड लिंक करने हैं, 95% वैसे इंडिया में आधार पैन कार्ड ऑलमोस्ट लिंक हो चुके हैं। अगर किसी का नहीं लिंक हुआ तो गवर्नमेंट इज़ वेरी क्लियर, तो आपका पैन कार्ड जो आप अगर है तो वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। अगर उसको ऑपरेटिव करवाना है तो गवर्नमेंट चार्ज करती है पोर्टल पे जाके 1000 रुपीज़ फीस, वहाँ पे आप 1000 पे करके लिंक करो। 24 टू 48 आवर्स में आपका पैन ऑपरेटिव हो जाता है और अकाउंट लिंक हो जाता है आधार पैन कार्ड। नेक्स्ट वो दे सेड कि अब इसका लूप होल क्या है। एक ओल्ड एक्ट में सेक्शन होता था 273B, न्यू एक्ट में सेक्शन है 470। वो कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रोविजंस, जो मैंने आपको पढ़ाई हैं 262 रूल 159, कुछ भी लिखा हुआ है कहीं पे भी, आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। जो आपको 467 सेक्शन में मैंने बताई है कि 10,000 रुपीज़ एओ कैन इम्पोज पेनल्टी। अगर आपसे एक के पास एक से ज़्यादा पैन है, आपने पैन कहीं पे गलत दे दिया, तो वो कहता है कि आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आप प्रूव कर दो कि आपके पास रीजनेबल कॉज है कि मैंने इस चीज़ के कारण मैं ये नहीं, मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती से 2 पैन कार्ड आ गए, मेरे से गलती से गलत इन्फॉर्मेशन दे दी गई, या मैं गलती से पैन कार्ड नहीं है। रीजनेबल कॉज, रीजनेबल वर्ड इज़ वेरी बिग वर्ड, वाइडर टर्म है। तो अगर आप रीजनेबल कॉज दे दोगे अंडर सेक्शन 470 तो आपके ऊपर पेनल्टी भी नहीं लगेगी। होप यू फाइंड इट यूजफुल। आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। दिस इज़ ऑल अबाउट पैन कार्ड। फिर भी अगर आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।